हाँ जी, आज बात करेंगे स्क्रूटनी फ़ॉर्म कैसे भरना है ऑनलाइन, ठीक है? बाकी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। बाकी स्क्रूटनी फ़ॉर्म कैसे भरा जाता है इसकी वीडियो सभी को चाहिए, जो आज आई है। पिछले 6 तारीख से तो मैं बिज़ी था और अभी ये वीडियो सिर्फ़ 4th ग्रेड के लिए होने वाली है। बाकी अगर कोई अदर वैकेंसी का वीडियो दिख रहा है जैसे 2nd ग्रेड या कोई भी वैकेंसी है 1st ग्रेड, जिनके भी डीवी होते हैं आरएसएसबी की या आरपीएससी की, उनके लिए कॉमन वीडियो है, ठीक है? अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 4th ग्रेड के लिए नहीं, अकेले 4th ग्रेड नहीं है, अभी जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है सबके लिए ये वीडियो है। ओके, तो शुरुआत करेंगे। तो मैं बीच में कहीं अगर 4th ग्रेड बोल दूँ तो ये टेंशन मत लेना, वीडियो 4th ग्रेड के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अकेली 4th ग्रेड के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है? इसमें ए टू जेड डिटेल सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता। बाकी एक नर्सिंग वैकेंसी के लिए थोड़ा-सा एक स्टेप अलग है, वो मैं इसी के अंदर बता दूँगा, ठीक है? प्रॉपर मैं क्लियर करता चलूँगा। और भाई लोग, एक बात और, पूरी वीडियो लगभग मैं बता दूँ, एक थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ, 40 से 45 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है? अब वो अलग-अलग डिपेंड करेगा, 40 से 45 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरी देख लेना। अगर थोड़ा-सा भी मिस्टेक होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूँ, ओके? बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद गलती करते हैं, पूछ मतलब सुनते नहीं हैं, 1-2 चीज़ इसमें एरर भी आएगी, वो एरर भी मैं बताऊँगा। अगर आप नहीं सुनते हो, बाद में मेरे को मैसेज करते हो कि सर ये एरर आ रहा है, तो भाई मैंने बता रखा है वीडियो में उसको कैसे सुधार करना है। तो भाई वो देख लेना, वीडियो देख लेना, उसके बाद कुछ बचे तो पूछ सकते हो। अब देखो, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कैसे नहीं है, वो तो इस वीडियो में बात हो जाएगी। बाकी क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने शपथ पत्र चाहिए, उसके वीडियो अलग-अलग भर्ती के हिसाब से आते रहते हैं, तो वो देख लेना। ओके? तो अभी हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट और है भाई लोग, आप लोग जो दिन में इतने फ़ोन करते हो, आपकी मेहरबानी है कि कम से कम मतलब ये मान लो 50 या 40-50 फ़ोन आते हैं डेली के। तो यार, मेरा भी घर परिवार है, क्यों मरवा रहे हो मुझे? घर वाले मार डालेंगे मेरे को कि किस-किस के फ़ोन आ रहे हैं इतने तेरे पास, ठीक है? पर उनको नहीं पता कि ये कैंडिडेट हैं, दुविधा में हैं। तो भई सीधी बात है, थोड़ा टाइम रखा करो। एक टाइम बता देता हूँ मैं, सुबह 11 बजे से लेके आप 4 बजे तक, ये टाइम फ़ॉलो कर लो। सुबह 11 से शाम 4 के बीच अगर आप फ़ोन करना चाहें तो कर सकते हैं। और बहुत ही कम रेयर चांस में अगर आपकी दुविधा मतलब इतनी पर्सनल है, तो ही आप करो, वरना आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो मैं सीन कर लेता हूँ। ओके? तो भाई हाथा जोड़िए, कहीं मरवा दोगे मुझे, घर वाले मार डालेंगे, बोलते हैं इतने फ़ोन किसके आ रहे हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा फ़ोन करने के लिए, कर सकते हो। देखो, अभी जो ये फ़ॉर्म है ये कैसे भरना है इसकी बात करेंगे। पर एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इतनी मिनट की वीडियो रहेगी, थोड़ा-सा थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है जब सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, वीडियो में बने रहिएगा। और 40 मिनट की वीडियो में अगर कोई भी गलती होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखेंगे, मुझे पता है। तो स्किप मत करना, इस वीडियो को स्किप मत करना, आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर इसको स्किप कर दिया तो बिगड़ जाएगी, ठीक है? चलो, ये फ़ोरम जो है, मैं ये तो कैंडिडेट का नाम है, इसको तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें क्या करना होता है, अपनी एसएसओ से भरा जाएगा, ठीक है? यार ये मार्कर गायब हो गया, 1 सेकंड रुको। हाँ, तो देखो, ये जब आप अपनी एसएसओ खोलोगे ना, तो आपके सामने ऐसा पोर्टल होता है। इसमें आप माय रिक्रूटमेंट पे जो करते हो, क्लिक करते हो, तो ये सिस्टम आ जाता है खुल के, जहाँ आपने फॉर्म वगैरह भरे थे। अब इसमें एक ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आपका तभी खुलेगा जब आप डीवी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है? जब ये ऑप्शन खुल जाता है, डिटेल्ड फ्रॉम कम स्क्रूटनी, तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है? जैसे इस पे क्लिक किया, ऐसा इंटरफेस आया। अब इसमें आपको जो आपने फॉर्म भरा था उसके आगे नाम लिखिएगा अप्लाई नाउ, जो भी आपने फॉर्म भरा था, अप्लाई नाउ इस पे लिखा होता है। अब आपको इस पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैसा पोर्शन आएगा वो दिखाता हूँ मैं। कुछ ये सीन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये लिंक मिलेगा एक, इस पे आप इस पे आपको क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, बाकी उसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, छोड़ो, ठीक है? ये करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, तो आपका पोर्टल खुलेगा। अब पोर्टल कैसे खुलेगा वो दिखाऊँगा, पर उससे पहले थोड़ी-सी एक चर्चा और कर लेते हैं कि ये जो फ़ॉर्म है, पहली बात तो ये जो आपके इसमें दस्तावेज़ अपलोड होंगे ना,
वो रंगीन स्कैन किए जाते हैं, ठीक है, या कलर्ड स्कैन आप जिसे बोलते हैं। रंगीन स्कैन होते हैं, और रंगीन स्कैन होते हैं भाई प्रिंटर से। आप ओकेन स्कैनर वगैरह मुझे पता है वो क्या क्या नाम होते हैं, आजकल ऐप के आते हैं, उससे स्कैन करके मोबाइल से भर दोगे भाई, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप किसी से भरें। मैं जो राय दूंगा मैं यही कहूँगा, आप ई मित्रा से फॉर्म भरवाएं, ठीक है। उसमें प्रिंटर होता है, अगर प्रिंटर किसी के घर में है तो वो भर सकता है, बाकी आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे ही भरें, ओके। और इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो 500 KB के होते हैं साइज। और ये आप कब चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, बता देता हूँ मैं। ये करेंगे आप अपनी विज्ञप्ति जब जारी होती है ना, जिसमें लिखा होता है कि ऑनलाइन फॉर्म इस तारीख से इस तारीख के बीच भरा जाएगा स्क्रूटनी, उसमें लिखा होता है कि इसमें इतने डॉक्यूमेंट, इतने KB के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, 500 KB होता है शायद, देख लेना। अब चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, इसके ओके करने के बाद कौन सा पोर्टल खुलेगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें होते हैं 7 स्टेप भाई, ये रही, ये 7 स्टेप जब आप भरोगे तब आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। अब देख लो, मुझे बताने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, तो आपको फॉर्म भरने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम एक दिन पूरा खा जाएगा ये। तो देख लेना, अपने हिसाब से भर लेना। अब देखो यहाँ पे पहली बेसिक डिटेल्स होती है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स है, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर है, एप्लीकेंट चेकलिस्ट है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, और अटेस्टेशन फॉर्म है। अब आप बोलेंगे अटेस्टेशन फॉर्म तो हमने ऑफलाइन भरा था, हाँ इसमें भी है, इसमें आपको अलग से भरना होगा। जो ऑफलाइन भरा था आपने वो भी इसमें अपलोड होगा। वो कहाँ होगा, वो होगा इसमें क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाले में, इस सेक्शन में वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक डिटेल से। देखो यहाँ पे है रोल नंबर, ये ऑटोमेटिक फिल आएंगे, जो ब्लैक बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो वाइट होंगे वो आपको भरने पड़ेंगे। पद कोड क्रम संख्या आपकी जो विज्ञप्ति वगैरह आती है उसमें लिखा होता है, बाकी आप भर सकते हो, ना भरो तो भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। कहीं सोचो कि सर नहीं नेसेसरी है, क्योंकि इस पर रेड डॉट नहीं होता, नेसेसरी नहीं है। आवेदक का पूरा नाम, आपका नाम हिंदी में लिखना है, ये नेसेसरी है, और ये पूरा जो चलेगा वो हिंदी में ही चलेगा भाई, इसमें और कीवर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है, हिंदी वाला ही मैटर रहेगा। पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में। फिर आता है इसमें, ये ऑटोमेटिक डिटेल्स आपकी भरी आएगी, जो भी आपने भर रखी है एप्लीकेशन में वो भरी आती है। विवाह की तिथि, ठीक है, तो विवाह की तिथि, आप अगर वैवाहिक स्थिति आपकी विवाहित है तो आपको यहाँ पे विवाह तिथि भरनी होगी, तो ये आप भरेंगे। अगर आपने अविवाहित कर रखा है तो आपको इसमें भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप विवाहित हैं तो आपसे यहाँ पे पति या पत्नी का नाम भी मांगा जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें मांगी जाएगी, विवाह स्थान मांगा जाएगा आपसे, पंजीयन संख्या मांगी जाएगी, पंजीयन स्थान मांगा जाएगा, और पंजीयन अधिकारी मांगा जाएगा, ठीक है। ये सारे विवाह से संबंधित है, तो जो अविवाहित है उनके लिए ये नहीं है। विवाह का स्थान और पंजीयन संख्या कहाँ होती है, मैरिज सर्टिफिकेट पे, पंजीयन स्थान मैरिज सर्टिफिकेट पे, पंजीयन अधिकारी मैरिज सर्टिफिकेट पे, ये सारा कुछ मैरिज सर्टिफिकेट पे होता है। अब बात आती है कि ये TSP एरिया के लिए है, यदि आप TSP से हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, वरना नहीं पे रहने देंगे, ठीक है। और जो आपका अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद चाहते हैं आप, यानी आप TSP से हैं और NTSP में सिलेक्शन चाहते हैं, तो इसमें हाँ नहीं करेंगे, वरना इसको कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, ठीक है। ना हाँ करना है ना नहीं करना है। संतान विवरण, अगर आपके संतान है और आपने दिया है तो ये सेक्शन आपको भरना है, अगर नहीं है तो आप 0 0 रखेंगे, आपको कुछ नहीं भरना। अब मैं बता दूं जिसके है उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे भरनी है संतान, 1 या 2 कितनी है, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा, उसकी जन्म दिनांक लिखनी होगी, ऐसे करके आपको लिखनी है। ये 6 संतान तक विवरण है, पर आपको पता है 2 संतान के बाद आप ज़्यादा भर ही नहीं सकते, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। चलो आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो नहीं, ये आपने जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने अगर जो कर रखा है भूतपूर्व सैनिक में, अगर ये थे तो ये ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन से चकेगा, जो भी मैटर है। अगर आपने ये भर रखे होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी, NCC किसी ने कर रखी है, तो ये उसमें हाँ होगा, बाकी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो। सेवारत कर्मचारी, ये आपके कोई काम का नहीं है, यदि आप पहले कहीं कोर्ट सर्विस में थे उनके लिए है ये। मूल निवास, मूल निवास में क्या है कि आपका जो राज्य तहसील और वो बतानी है, तो यहाँ पे आपका राज्य बताना है, आपको जिला बताना है, तहसील बताना है। ये मैंने हाइड कर रखा है भाई, यूट्यूब डिलीट कर देता है वीडियो को अगर हाइड ना हो तो। पीछे एक वीडियो थी मेरी डिलीट हो गई, उसके बाद से हाइड ही रख रखा है, ठीक है।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको जो इसमें पता भरना होगा ना भाई, पता पता कैसे लिखा जाता है अपने, एक तो हिंदी इंग्लिश यही है पता, हिंदी में लिख देते हैं पता। तो ये पता जब लिखा जाता है ना, तो ये इतना भरवाएगा भाई, लास्ट स्टेप से आपसे पता ही पता भरवाएगा, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खत्म नहीं हुआ है अभी, पहले स्टेप पे और दिखाता हूँ आपको आगे क्या है। तो भैया हमने मूल निवास तक देखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। मूल निवास तक हमने देख लिया, जिला तहसील सिटी भर देना। अन्य टिप्पणी में आप अगर आपका कोई एड्रेस वगैरह कोई चेंज हुआ है जैसे, तो वो आप अन्य टिप्पणी में लिख सकते हैं। जन्म स्थान, और आपको ये जन्म स्थान भरना होगा, ये अपना जिला स्थान सिटी वही है यार, भर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। एड्रेस है, आपको पता है कैसे भरना है, दिन रात यही भरते हो। अन्य टिप्पणी में कोई एड्रेस वगैरह आपका यहाँ भी चेंज हुआ है तो आप भर सकते हैं, वैसे जन्म स्थान कोई चेंज होता नहीं है। और पत्र व्यवहार पता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है तो चेंज हो जाता है, वो अपने हिसाब से कर लेना। पत्र व्यवहार पता, ये आपका ऑफिशियल एड्रेस जो इसमें लिखा होगा वो आपको भरना होगा, ठीक है। जन्म, ये जैसे राज्य है, जिला है, गांव है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, ये आपका दे देना अपने आप, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें, कुछ इसमें ऑटोमेटिक फील आएंगी, वो आपको फील नहीं करनी पड़ेंगी। फिर स्थाई पता आ जाएगा, मतलब अलग अलग रेजिडेंशियल एड्रेस सब कुछ मांगेगा ये सब कुछ, तो ये फिर एड्रेस है आपका, ये भर देना। तो ये ऐसे करके आपको बहुत एड्रेस भरना होगा, ठीक है। अब आता है अपना दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको सबमिट कर देंगे, वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जैसे पहला स्टेप है ना, ये अगर सबमिट हो गया तो आप वापस इस पर नहीं आ सकते दोबारा, फिर आपको दूसरा स्टेप ही खुलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आज आपका मतलब फॉर्म नहीं भरा जाता है, बीच में रह गया, तो ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, वहीं से आपका दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने एक भर रखा है, तो ये भरा हुआ ही मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये सेकंड स्टेप है, इसके आगे जो पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, उसकी चर्चा भी करेंगे बाद में, आगे वाला पोर्शन दिखाऊंगा मैं। पहले तीन चार चीज़ ये देख लेते हैं क्या है। तो इसमें ऑटोमेटिक डिग्री लिखी आती है, मैं थोड़ा सा जूम कर के दिखा देता हूँ। ये डिग्री लिखी आती है इसमें, ये रही, ठीक है। तो इसमें लिखा होता है सीनियर सेकेंडरी, मैट्रिक है, ठीक है, 10वीं क्लास, और हायर सीनियर सेकेंडरी, और स्नातक है। ये जो भी आप लगा रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, वो डिग्री लगाएंगे आप। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे आरबीएससी हो गया, जैसे 10वीं बार में हमने आरबीएससी करी या सीबीएससी करी, वो लिख देना। स्नातक आपने कहाँ से करी, उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। अगर आपने अधिस्नातक भी कर रखी है, ठीक है, तो उसका भी नाम आ जाएगा। शिक्षा में स्नातक, बीए, डिप्लोमाधारी, इसको आप छोड़ेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। पात्रता परीक्षा भी आप छोड़ेंगे। आरएससीआईटी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये अलग से ऑप्शन है, अलग डिग्री भरने का जरूरी नहीं है आप इसमें आरएससीआईटी दें। अगर आपने कुछ और कर रखा है तो वो भी दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे वीएमयू कोटा, जो भी आप, हमारे तो राजस्थान में तो यही कराते हैं कोटा, आरएससीआईटी, तो कंप्यूटर वगैरह। और फिर आगे जो इसमें साल लिखा होता है, वो साल लिखेंगे जहाँ से आपने पास आउट किया। जैसे 10वीं आपने कब की थी, वो साल लिखना है आपको, जब भी आपने लास्ट की थी वो साल यहाँ पे आ जाएगा। अनुक्रमांक क्या होता है, ये होता है आपका रोल नंबर वगैरह, तो इसमें आप रोल नंबर फिल करेंगे सभी, ठीक है। और इसमें जो आरएससीआईटी में इसमें रोल नंबर वगैरह नहीं होता, तो इसमें जो जारी क्रमांक वगैरह होता है ना, उसमें स्कॉलर नंबर होता है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं वो, ठीक है। आगे बताता हूँ। ये फैच डिटेल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ओटीआर से फैच करता है आपका, ठीक है। तो ये फैच कर लेगा ओटीआर से, आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे की चर्चा इधर साइड वाली, ये जो पोर्शन रह गया ये भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें और क्या है। तो क्लिक टू फैच तक तो मैंने बता दिया आपको, इस तक तो। अब आगे इसमें 7 नंबर पॉइंट ये है, रिजल्ट टाइप है आपका। तो आपका लगभग रिजल्ट परसेंटेज में होता है। बाकी किसी का अगर जैसे सेंट्रल बोर्ड है, सीजीपीए में रिजल्ट भी आता है, तो आप सीजीपीए भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर आपको कुल अंक यहाँ पे लिखने होंगे, जैसे पेपर आपका कितने नंबर का था। जैसे 10वीं अपना 600 नंबर का होता है, 12वीं अपना 500 नंबर का होता है। वैसे ही आपका बीए या बीएससी है तो वो कितने नंबर का है टोटल, ठीक है। और उसमें एक साल का नहीं लिखना है कि थर्ड ईयर का लिख दिया, नहीं, टोटल लिखना है आपको पूरा। तो इसमें प्राप्तांक लिखने हैं, मतलब 600 में से आपको कितने प्राप्तांक मिले, 500 में से कितने मिले, 2850 में से कितने मिले। तो ये तो अलग अलग होता है किसी का, जैसे मेरा 3200 का था, बीएससी मेरे 4 ईयर की थी तो मेरे 3200 का था। अब आपके अलग अलग होगा तो वो इस हिसाब से भर देना। प्रतिशत और ग्रेड,
परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है ये जब आप इसमें फॉर्म भरते हैं। कोर्स की अवधि लिखनी है, कितने महीने का कोर्स था। अब अपनी 10वीं 12 महीने की होती है, 11वीं 12 महीने की होती है। अब यहाँ पे देखो 4 साल की होती है किसी की बीएससी बीएड साथ में, तो उसके तो 48 मंथ आ जाएंगी। किसी की बीए 3 साल की होती है तो 36 मंथ आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से भर लेना। जारी दिनांक, अब ये जो जारी दिनांक है ना, ये आपकी मार्कशीट जब जारी हुई थी वो दिनांक लिखनी है। वो मार्कशीट पे डेट लिखी होती है, तो यहाँ पे 10वीं की कर देना, 12वीं कर देना। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की जो आपकी या तो लास्ट मार्कशीट की डेट दे सकते हो या डिग्री की डेट दे सकते हो, जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फिजिकली अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पे 12वीं की करेंगे, जो जो डिग्री आपने दी है उसकी मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। ओके, यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप डिग्री अपलोड करना चाहें तो उसका कॉलम आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, इसमें आपको अपलोड करने की डिग्री जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं आप बीए या बीएससी की। ओके, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये अपना सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, हमने अभी तक वो डिग्री वगैरह भरी है ना, मार्कशीट। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट स्टेप आपका है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। ये आपको जो है कुछ नहीं करना है, इस पे आपको टिक मार्क वगैरह नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, आगे इंटर्नशिप है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। रजिस्ट्रेशन विवरण, इस पे ऑटोमेटिक क्लिक है, ये आपको क्लिक नहीं करना भाई। अगर ये क्लिक किस कंडीशन में करना है, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर कोई नर्सिंग भर्ती है, ठीक है, नर्सिंग भर्ती जैसे एएनएम है, जीएनएम है, ठीक है, सीएचओ है, इन भर्तियों में आरएनसी मांगा जाता है, इसलिए ये जो है इसमें टिक करना होता है। बाकी किसी भी भर्ती वाले को ये टिक नहीं करना। जैसे अपने आरएसएसबी की पटवारी की भर्ती हो, 4th ग्रेड की हो, या 2nd ग्रेड 1st ग्रेड आरपीएससी की भर्ती हो, इसमें ये टिक नहीं करना होता, तो इसको छोड़ देना। तो अभी जैसे वर्तमान में जो रनिंग भर्तियां हैं, कुछ भी हो, वो आपके में इसको नहीं करना है। ये सिर्फ नर्सिंग भर्ती के लिए है, आपके लिए नहीं है। नर्सिंग भर्ती मैंने बता दी कौन कौन सी, एएनएम, सीएचओ, जीएनएम। ठीक है, और भी बहुत सारी भर्तियां होती हैं, 22 कैडर, 21 कैडर, बहुत भर्तियां आती है इसमें, तो उनके लिए है ये। सिर्फ जो मतलब ये बता दूं कि डॉक्टर की जो भर्ती है ना उसमें आएगा ये, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये भी आपको नहीं भरना, पदच्युत वाला। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जो एक्सपीरियंस डिटेल्स वाला कॉलम है ना, ये वैसे किसी के लिए है नहीं ज़्यादातर, फिर भी अगर इसको कोई भरना चाहे, तो जिसने कोई एक्सपीरियंस लिया है पहले, कोई भर्ती में है, वो किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे भर सकता है। बाकी ये किसी के लिए नहीं है, आप इसको छोड़ेंगे ऐसे के ऐसे। ओके, नेक्स्ट करते हैं चर्चा आईडी एंड इनक्लोजर। 4 नंबर पॉइंट आ गया है। इसमें नॉर्मल आपके फ़ोटो और साइन चाहिए होते हैं, दो ही चीज़ अपलोड करनी है आपको, कर देना। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ठीक है, तो इसे बताने से पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा और समझना भी पड़ेगा आपको इसमें क्या क्या है। ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप किसी भी भर्ती से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी 2nd ग्रेड की, आप कर रहे हैं साइंस से, आप कर रहे हैं एसएसटी से, आप कर रहे हैं मैथ से, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हैं मेरे पास, या आप और किसी भी तरीके से कर रहे हैं तैयारी, या कोई और सब्जेक्ट जो भी है। जीके लगभग सभी के सेम होता है, 2nd ग्रेड में तो है ही सेम, जीके सेम है। बाकी मैं बता दूं, अगर इन इसमें से किसी को कलाम एकेडमी के नोट्स चाहिए जीके के, ठीक है, तो वो हमसे ले सकता है। जीके की कॉस्ट रहती है 200 रुपये, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है पीडीएफ ही दूंगा, प्रिंट आपको खुद को करवाने पड़ेंगे, प्रिंट आपको कोई नहीं देगा। कलाम एकेडमी की जीके के आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट की बताता हूँ मैं, सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है। सब्जेक्ट है मेरे पास साइंस और मैथ। तो सब्जेक्ट अगर साइंस के चाहिए तो 150 रुपये में मिल जाएंगे, मैथ के चाहिए तो 150 मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो लेते हैं, जैसे एक जीके का और एक आप साइंस या मैथ का, तो 300 में कॉम्बो मिल जाता है आपको, दोनों मिल जाएंगे 300। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, बीच में वीडियो की डाली है मैंने। आप आरपीएससी 2nd ग्रेड की तैयारी करें तो जीके साइंस मैथ के नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेरा रहेगा, ये रहा, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नंबर बोल भी देता हूँ, 7877645846, ये मेरा नंबर है। आप इस पर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है, मैं बदले में आपको चीज़ दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। 150 रुपये में मैं आपको पूरे नोट्स कंप्लीट दे रहा हूँ। कलाम एकेडमी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। ओके, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी ले सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज मेरे पास जीके की है, मैथ की है, ये 2 टेस्ट सीरीज है, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, आप लेंगे तो। अब बात करते हैं आगे अपनी वीडियो की। बाकी अपना नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें जो पॉइंट है अपना एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला, इसमें आपको क्या करना है कि पहला दिया गया है कि आपकी योग्यता विज्ञप्ति निर्धारित सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। मतलब जैसे किसी डिग्री में जैसे मांगा जाता है ना कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, कोई बीटेक करा हुआ है कंप्यूटर से तो वो चल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमसे जो मांगा गया था प्रॉपर, कि हमसे RSCIT मांगी गई थी, लेकिन हमने RCIT नहीं कर रखी, हमने उसके समकक्ष कर रखा है। अब किसी भर्ती में मान लो 12 पास मांगा गया था, तो 12 पास के समकक्ष की डिग्री होती है, पता है क्या? ITI करे हुए को 12 पास माना जाता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने 12वीं बेस पर कोई भर्ती भरी और आप कह रहे हैं मेरे पास ITI है, 12वीं तो नहीं है, ITI है, तो इसका मतलब है कि आप सर्वथा अनुरूप नहीं है। आपके पास डिग्री जरूर है, मतलब उससे भिन्न है, किंतु उसके समकक्ष है, उसके बराबर है। तो अगर आपके पास, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने, जो डिग्री सेम है मांगी गई है वो, तो आप सर्वथा अनुरूप रखेंगे, वरना भिन्न करेंगे। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बाकी सब कुछ बता देंगे लोग, ऐसे ऐसे भरना है। डिटेल्स आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय फैम कोचिंग के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। 2 नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि की अंतिम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आवेदन तिथि की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आपको लिखना ही नहीं है, आप अनएलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए फिर। तो आपको इसमें आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त रखना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे फॉर्म भरे गए, मान लीजिए मैं एक 4th ग्रेड का एग्जाम्पल देता हूँ, 19 अप्रैल को भरे गए थे। तो अगर आपके पास 19 अप्रैल से पहले आपने 10वीं पास कर रखी थी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बाद में की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने पहले की है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त लिखेंगे आप। ठीक है, वैसे आपका रिजल्ट आने तक वैलिड होता है, कि आपके पास रिजल्ट जब तक आए उससे पहले आपके पास डिग्री हाथ में होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए भर्ती का। मतलब जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट आना जाना चाहिए, आपकी भर्ती का रिजल्ट आने से पहले। ओके, तो इसमें आप, अगर आपका रिजल्ट पहले नहीं आया है, आवेदन से बाद में आया है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट ये है। अब 3 नंबर तक मैं बता दूं कि ये आपको ऑटोमेटिक इसमें क्लिक रखना, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। इन तीनों में यही क्लिक रखना। तो इसको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बताने को मैं बता दूंगा। इसमें ये है कि आपने इंटरव्यू पहले कर लिया था, बाद में कराई, तो यही चीज़ है, इसमें रखना, यही अलग मत करना। ओके, अब आता है आगे कि इसमें एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ये अपना वो एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला पॉइंट चल रहा है। इसमें अब आपकी जो आयु है ना, उसमें छूट का पॉइंट है ये। आयु में यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये पॉइंट है, बाकी ये और के लिए नहीं है। जिनकी आयु पूरी है भर्ती के अनुसार, उसको ये पॉइंट नहीं बढ़ना। तो वैसे आया नहीं है आयु वाला, मैं बता दूंगा। इसमें इसमें ये तो सभी के लिए है यार, ये मार्कर वाली दिक्कत है मेरी। ये है आयु वाला, अभी आयु वाला आया नहीं है, रुको पहले ये समझ लो थोड़ा सा कैसे भरना है। इसमें ये है, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित, यार मार्कर की दिक्कत। अभ्यर्थी आवेदन वह प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में से ही है या उससे भिन्न श्रेणी में है। मतलब आपका ये मतलब है कि आपने आवेदन जो किया था तब आपने EWS भरा था मान लो, तो क्या आप अभी उसी श्रेणी में है या भिन्न श्रेणी में आते हैं, तो वो आपको चूज करना होता है। जैसे आपने मतलब फॉर्म तो EWS से भर दिया, अब आपकी इनकम बढ़ गई, पापा या जॉब लग गई, तो अब आपका EWS हट गया। तो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम तो था, लेकिन आपका बाद में हट गया, तो आप उसमें भिन्न श्रेणी में करके अपना जो है यहाँ पे सही कर सकते हैं। और अगर आप उसी श्रेणी में हैं तो आप इसमें क्लिक रखेंगे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या बाद में सम्मिलित हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म भरा था आप उससे पहले रिजर्वेशन कैटेगरी में आते थे या नहीं आते थे। तो अगर आते थे तो आप ये टिक करेंगे, नहीं आते थे तो इसमें टिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो वह क्या राजस्थान का मूल निवासी है, यानी आप EWS OBC या MBC वगैरह से आते हैं रिजर्वेशन से, तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है, तो वो आपको देना होगा। TSP एरिया के निवास संबंधी,
ये टीएसपी एरिया की भर्ती हेतु लागू है, इसमें आपको दोनों में कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। और इसमें आगे क्या है देखो, अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो अपने मूल राज्य में होने का, उसी आरक्षित श्रेणी होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कोई बाहर स्टेट का है, जैसे मान लीजिए कि कोई हरियाणा का बंदा आता है, वो अपने राजस्थान में एग्जाम देता है, वो बोलता है कि मैं हरियाणा में ओबीसी से नॉन क्रीमिलियर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो या ईडब्ल्यूएस से लगा रहा हूँ, तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में ही कंसिडर होंगे, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं कि मैं हरियाणा का ईडब्ल्यूएस दे रहा हूँ जी, तो आप अगर दे रहे हैं तो हाँ करेंगे, ठीक है, वरना नहीं करेंगे। पर आपके देने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको जाना जनरल में ही है। अगर आप फिर भी प्रस्तुत करना चाहें तो हाँ या ना पे क्लिक करके प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये अनुभव का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, अनुभव को दर्शाना ही नहीं है भाई। फिर आता है आयु, आयु में आपको करना होगा जो विज्ञप्ति में निर्धारित आयु यहाँ पे लिखी होगी ब्रैकेट में, उसको आधार मान के आपको एज लिखनी है कि आपकी एज इस डेट तक कितनी हो गई। जैसे इसमें 2024 लिखा है 1 जनवरी, आपके शायद 1 जनवरी 2025 मिलेगा, देख लेना। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित आयु की सीमा, निर्धारित आयु लिखनी है आपको, जैसे एज तो 18 से 40 है आपकी, या 21 से 40 है भर्ती में, तो वो आपकी विज्ञप्ति में जो लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है, लिख देना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो 4-5 साल की छूट चाहिए, मेरी ओवर एज हो चुकी है, मैं छूट का लाभ उठाना चाहता हूँ, तो आपको ये फिल करने हैं, बाकी इसमें कोई आपको फिल नहीं करना आयु सीमा की छूट में, बाकी लोग इससे दूर रहें। अब इसमें क्या करना होगा बता देता हूँ, जैसे आप कोई भी सामान्य वर्ग की, जैसे महिला है, लेडीज है जनरल की, वो चाहती है कि सर मैं छूट लेना चाहती हूँ, तो आपको 5 साल की छूट है, तो आप इसमें टिक करके छूट ले सकते हैं, ओके। अब सामान्य मतलब सब कुछ दर्शाया गया है, जैसे पीएच कैटेगरी है, पीएच में आपका कौन सा वर्ग है, तो सामान्य है तो आपको 10 साल की है, पिछड़ा वर्ग है तो आपको 13 साल की है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें टिक ले सकते हैं। ये टोटल 18 कैटेगरीज है भाई, 18 दिखा देता हूँ मैं, 6 तो ये रही, 6 हो गई ना ये, 6 के बाद ये रही 18। अब आप बोलेंगे बीच वाली कहाँ गई, बीच वाली भी है, ये रही, ठीक है, 6 से लेके 15 तक ये रही, और उसके बाद 15 से लेके 18 तक ये रही। तो ऐसे करके ये 18 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपको छूट में, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उससे आप छूट ले सकते हैं, ठीक है। पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला, सबसे बड़ा मतलब यही है, सबसे बड़ा स्टेप। अब इसको ध्यान से भरना है, मैं इसको दिखाऊंगा कैसे भरना है, मैं लेके चलता हूँ आपको पूरे पेज पे। तो इसमें आपको क्या भरना होगा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये पूरा पेज है मेरे पास, इसमें 25-26 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको इसमें भरने होते हैं, ठीक है। सारे नहीं भरने होते, कुछ एक छोड़ना भी होता है, बताऊंगा। देखो पहला है यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र, 10वीं का जो आपका प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट जिसे आप बोलते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है आप 12वीं का, इंटरमीडिएट का, सीनियर सेकेंडरी का दे सकते हैं, ऐसे करके आपको देना है। फिर आता है बीए, बीकॉम, बीएससी, 3 चीज़ लिखिए। फिर आता है उपाधि प्रमाण पत्र, अधिस्नातक, आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सारी बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये 4 स्टेप है, ये आपके हैं डिग्री के, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसके। तो जैसे हम 10वीं का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जारी क्रमांक व दिनांक लिखना है, यहाँ पे लिखना है जारी क्रमांक, मार्कशीट पे लिखा होता है जारी क्रमांक, अगर नहीं लिखा होता किसी भी चीज़ पे, जैसे इसमें मान लेता हूँ मैं एक चरित्र प्रमाण पत्र है, तो चरित्र प्रमाण पत्र जब आप अपलोड करेंगे तो स्कूल वाले पे तो लिखा होता है जारी क्रमांक, अगर फिर भी बाकायदा नहीं लिखा होता, या गजटेड ऑफिसर वाले पे नहीं लिखा होता, क्योंकि वो सामान्य कागज पर प्रिंट करवाया आपने, उस पर नहीं लिखा होता, तो इसमें आपको रैंडम अक्षर भर देने हैं, जैसे 1 2 3 4 या 0 0 0 0, तो ये आप भर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आने वाला। दिनांक लिखेंगे आप, जारी, जारी दिनांक सब पे होती है भाई, सब पे होती है, ठीक है, तो वो जारी दिनांक आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे संलग्न संख्या का मतलब ये है कि आप कितनी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप 10वीं की अपलोड कर रहे हैं तो 10वीं में आपकी एक ही मार्कशीट है, तो आप संलग्न संख्या 1 लिखेंगे। अगर किसी की पहले 2010 से पहले सर्टिफिकेट अलग से आते थे, तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट और लगाना होगा, तो उनको लगाना होगा 2, टोटल 2 हो गए, ठीक है। बाकी आजकल एक ही होता है 10वीं में भी और 12वीं में भी, तो वो एक ही लगाएंगे। फिर आता है जी बीए। अब देखो यहाँ पे बीए की डिग्री मांगी गई है आपसे, आपने अगर गौर किया होगा तो हमने पहले स्टेप पे भरा था
मार्कशीट दी थी सारी। यहाँ पे मांगी जाती है उपाधि प्रमाण पत्र यानी डिग्री, ठीक है। तो डिग्री मांगी गई, डिग्री अपनी एक ही होती है। ओके, तो भाई वीडियो बीच में पॉज हो गया था, मुझे नहीं पता कहाँ पॉज हुआ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये 5 नंबर पॉइंट से, ठीक है। तो 5 नंबर पॉइंट का मतलब ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना है। ये पहले क्या होता था कि चरित्र प्रमाण पत्र में जो डेट है, डेट नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र का इन्होंने जब ये पोर्टल बनाया था ना ऑनलाइन का 2024 में बनाया था, तो उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र ये पॉइंट तो डाल दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि इसमें कौन सा डालना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरीके के डाले जाते हैं। तो बाद में क्या किया इन्होंने, संशोधन किया पोर्टल में और इन्होंने अलग अलग कॉलम बना दिए, लेकिन ये कॉलम है वो ऐसे का ऐसे रहने दिया, काटा नहीं इसको। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ देना है। फिर आता है एनओसी। एनओसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। इसमें आपको एनओसी अपलोड करनी होती है, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका संलग्न संख्या जैसे मैं बताऊं एक ही होता है इसमें, मूल निवास। और जाति प्रमाण पत्र भी एक ही होता है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे जाति का एफिडेविट अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो कहाँ लगाएं, वो भी बताएंगे। वो इसमें आपको इसमें नहीं लगाना, लगाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें नहीं लगाना, अलग ऑप्शन है इसका। क्यों? क्योंकि उस पर जो अलग ऑप्शन इसका दिया गया है जाति का एफिडेविट, तो वो आपको अलग ऑप्शन में लगाना है। तो मूल निवास दे देना, जारी क्रमांक उसका, जारी दिनांक, जाति का जारी क्रमांक, जारी दिनांक। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने ऑफलाइन भरा था ना 2 पेज का, उसमें जारी क्रमांक तो होता नहीं, तो आप क्या लिखेंगे उसमें 000 भर देंगे। और 9 फरवरी ये जो इसमें लिखा है, तो ये आपको जारी, जब आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था वो डेट लिखनी है। अटेस्टेशन फॉर्म आपका 2 पेज का होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना एक ही है, क्योंकि आप फॉर्म वो एक ही दे रहे हैं, अलग अलग नहीं दे रहे, ठीक है। ये है 2.5 लाख से आय का कम प्रमाण पत्र। ये आजकल नहीं देना होता, पहले देना होता था। आजकल तो सभी भर्तियां फ्री कर दी गई है, ठीक है। तो ये पहले होता था, आजकल नहीं देना। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, मतलब किसी ने कोई डिप्लोमा कर रखा है RSCIT वगैरह, तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स पर्सन यानी जो खेल संबंधी है, वो भी अपना यहाँ पे दे दें डिटेल्स। हस्तलिखित है, हस्तलिखित शपथ पत्र होता है जो मैंने आपसे भरवाया था, आपको बताया भी था, वो आपको यहाँ पे देना होगा। उस पर भी जो है जारी क्रमांक वगैरह नहीं लिखा था, तो 000 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, या 111 कर दें। ये शपथ पत्र, अब इस पर रेड डॉट दिया गया है, पता है, ये रहा। ये शपथ पत्र पहले बनाया गया था, पता है किसके लिए? जो अपना वो है ना जाति का, उसके लिए बनाया गया था रेड डॉट, पर इन्होंने बाद में जाति का आगे बना दिया। ये रहा, जाति का आगे बना दिया। तो इस पे इन्होंने जो है इसको रेड डॉट पे लगा दिया। अब इसको हटाना भूल गए, अब आप बोलेंगे शब्द पत्र कौन सा भरे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें जाति का ये जो शब्द पत्र है ना, आप इसमें दे दें और स्टेप आगे बढ़ा लें, वरना आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको आपको, या अलग से आपके पास कोई शब्द पत्र बनवा रखा है आपने, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो शब्द पत्र इसमें भर देना। ये रहा जाति का शपथ पत्र। EWS OBC और MBC के लिए लगेगा, जिसने बनवा रखा है वो आपका यहाँ पे दे दे। जैसे इसकी संलग्न संख्या 1 है, ठीक है, तो आप 1 दे दें। और यहाँ पे जारी क्रमांक वगैरह लिख दें, दिनांक लिख दें। बच्चों का घोषणा पत्र, ये बच्चों का है, संतान वाला भी सेम आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर है दहेज धूम्रपान का, दहेज धूम्रपान का भी आपको यहाँ पे भरना है। और दहेज धूम्रपान में अगर आपसे मांगा गया है, जैसे दहेज का और धूम्रपान का आपसे लिए दोनों मांगे गए हैं आपकी भर्ती में, तो आप दोनों भरेंगे। अगर किसी भर्ती में धूम्रपान का नहीं मांगा जाता है तो वो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखो, दहेज धूम्रपान का बता दिया। ये है राजपत्रित अधिकारी द्वारा अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र है राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी, वो आपको यहाँ पे भरने होंगे। अंतिम संस्थान का जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको अलग से भरना होगा, ठीक है। धोखाधड़ी घोषणा पत्र, ये दोनों कंपलसरी है, इसको भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। धोखाधड़ी घोषणा पत्र होता है शपथ पत्र, ये भाई अलग अलग भर्तियों में जारी होता है, किसी किसी में नहीं होता। इसको आप सामान्य घोषणा पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। जो भर्ती में लिखा होता है ना सामान्य घोषणा पत्र, वो भी आप इसमें भर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, यदि आपके पास जैसे आप मतलब अपनी डाइवोर्स की डिग्री दे रहे हैं, या वो जो विडो है वो अपना भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रही है, विडो या हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रही है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। भाई आवाज़ मुझे पता है वर्ड्स मिसिंग हो रहे हैं, क्योंकि बहुत देर वीडियो बनाओ तो ऐसे ही होता है। अन्य प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे अन्य, अन्य नहीं है सॉरी, ये आय प्रमाण पत्र है। तो आय में आपको यहाँ पे 2.5 लाख से कम का ऊपर इनकम का दे रखा था ना, तो आपको इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना, आय आजकल जरूरत नहीं है।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, ये किसी किसी भर्ती में अभी मांगा जाता है, किसी किसी में नहीं मांगा जाता। तो ऐसे ऑप्शन दे रखा है, तो ये मत सोचना भरना ही है, नहीं भरना। जैसे अभी फोर्थ ग्रेड में नहीं मांगा गया, और पहले एक सुपरवाइजर भर्ती हुई थी उसमें मांगा गया था। तो वो अलग अलग भर्तियों पर डिपेंड करता है, तो ये नहीं मांगा जाता तो आप मत भरें। आयु में छूट का प्रमाण पत्र, तो आयु में यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो उसका एक आपको जो है प्रमाण पत्र या आपको एक एफिडेविट वगैरह देना होगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र ये मतलब है कि आपने जितने भी एफिडेविट बनवा रखे हैं, चाहे नाम मिस्टेक का हो, चाहे कुछ और चीज़ का हो, एफिडेविट आपने बनवाए हुए हैं, तो वो आप सारे एफिडेविट यहाँ पे अपलोड कर दें, आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये 25 एक स्टेप थे जो मैंने बताए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट स्टेप है ना अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, ये रहा, दिखाता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना होगा पूरा का पूरा, इसमें और कुछ है नहीं बताने लायक, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। एड्रेस हो जाएगा, फिर रेजिडेंशियल एड्रेस आपको भरना होगा। अब ये कैसे भरना है बताता हूँ, ये किसके लिए है। तो ये आपको भरना है अगर आप कहीं बाहर रहे हैं तो ये सिर्फ उसी के लिए जो कोई बाहर रहा है, तो आपको ये नहीं भरना, इसको छोड़ देना खाली का खाली। ठीक है, और इसमें आपको ऊपर जो है, इसमें ये रहा, इसमें क्या करना है, एक बॉक्स और है, दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें आपको, ये इंडिया वालों के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना। ये बाहर वाले जो विदेशी हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, ऐसे कुछ करके होता है, ये आपको कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, इसको और इसको, ये आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आगे आपको फैमिली डिटेल्स डालनी है, फादर मदर, तो ये फैमिली डिटेल्स है। तो आपके घर में जो जो है उनका आपको नाम लिखना होगा, जैसे फादर है, मदर है। फिर उनका नेशनलिटी लिखनी है, जैसे नेशनलिटी आप लिखेंगे इंडियन। ठीक है, इंडियन लिखेंगे, यहाँ पे जो भी है वो लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, जन्म स्थान आपको लिखना होगा। उनका व्यवसाय आपको लिखना है, जैसे मदर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख दें, और पापा कुछ काम करते हैं जैसे फार्मर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो उस हिसाब से लिख दें। फिर उनका एड्रेस देना है, फिर उनका एड्रेस देना है। तो ये काम आपको करना है फैमिली डिटेल्स में। आगे देखो, ये तो हो गया आपके बच्चों के लिए है। अब थोड़ा सा देख लो कि आपके अगर बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है ये। बाकी जिसके नहीं पढ़ रहे वो छोड़ो यार, ये आपकी कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा अपनी डिटेल्स देनी होती है, आपकी आधार आईडी देनी होगी, मतलब आधार कार्ड नंबर देने हैं। आपकी नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी आपकी, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपकी एज देनी है। जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को या 2026 को आधार मान की जो डेट लिखी थी पहले, वही डेट आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, डेट नहीं लिखनी, मतलब आपकी एज कैलकुलेट करके लिखनी है पूरी। ये 10वीं तक की एज लिखनी है, जब 10वीं आपने पास आउट की तब तक आपकी एज लिखनी थी। अब आप बोलेंगे 10वीं पास आउट की वो कौन सी डेट होगी, वो होगी जब मार्कशीट की रिलीज डेट है ना, उस डेट को आधार मान के आपकी 10वीं तक की एज लिखनी है। ये हमने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, उसमें भी ये सेम भरना होता है, मैंने बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वही बात है, मैंने एड्रेस बताया था पहले भी, एड्रेस ये सब जगह एड्रेस ही एड्रेस भरवाएगा। तो यहाँ तक बेटा एड्रेस ही एड्रेस है। फिर है आप, क्या आप SC ST से हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में हमने फिजिकल भरा था ना, SC ST से है या नहीं, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अपना क्या है भाई, नेक्स्ट पे अपना है, देखो, अगर आप 15 साल की एज के बाद आपने जो भी किया था, यानी ये सेम अटेस्टेशन फॉर्म वाला है, 15 साल की एज के बाद आपने जो भी किया था, जो डिग्री की थी, वो आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे अगर आपने 10वीं 15 साल की एज के बाद की है, या 12वीं की है, या आपने ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सारे 15 साल की एज के बाद ही करते हैं, 12वीं भी करते हैं। किसी किसी ने 10वीं क्या है पहले कर ली होती है 15 साल की, तो उनको 10वीं नहीं दर्शानी होती जिन्होंने पहले कर ली। ठीक है, तो उस स्कूल का एड्रेस लिखेंगे आप, स्कूल का नाम लिखेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, डेट ऑफ एंट्री लिखनी है आपकी, जैसे 10वीं भर रहे हैं आप, तो 1 जुलाई लिखेंगे। ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है उसमें बताया है। डेट ऑफ लिविंग लिखेंगे, एजुकेशन पास्ट लिखेंगे, तो इसमें PASS लिखना है, ये पास्ट है। फिर आता है आपका ये, अगर आपने कहीं बाहर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम किया है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, बाकी आपको इसमें नहीं भरना। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, तो ये आपको नहीं भरना है भाई। ये यार बार बार ये मार कर खा गया मुझे तो, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, अगर किसी ने काम किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो आप इसमें भर सकते हैं, वही है, कब से कब किया है उसका एड्रेस वगैरह देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कोर्ट कचहरी वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है, इसको कुछ नहीं करना आपको। और फिर आता है दो गवाह के नाम, जो हमने फिजिकली अटेस्टेशन फॉर्म में दो गवाह के नाम लिखे थे ना, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। वो दो गवाह सेम लिख देना यहाँ पे। फिर क्या करना होगा भाई, फिर यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना होता है गवाह के नाम लिख के। इतना ही काम था इसमें आपका। तो एक नीचे नाम आएगा फाइनल सबमिट, उसको फाइनल सबमिट करोगे तो ये आपसे 100 रुपये की फ़ीस मांगेगा। 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट कर देना। उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकलेगा। अब थोड़ी सी एरर क्या आती है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी, वो बता देता हूँ। एरर ये आती है भाई कि जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें कुछ डिटेल मिसिंग होती है। जैसे अगर आपने मार्कशीट दी है तो वो उसमें दिखाएगा नहीं कि दी है कि नहीं दी। किसी ने रोल नंबर आपने भरा था पर उसमें नहीं दिखाएगा कि भरा था कि नहीं भरा था। आपने टीएसपी से क्लिक किया था पर उसमें नहीं दिखाएगा किया था कि नहीं किया था। ये कुछ एरर्स होती हैं। ये वेबसाइट की एरर है, आपकी नहीं है। अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो वो सही है। फॉर्म को ध्यान से भरना। सही भरा है तो सही है, प्रिंट से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रिंट कैसा भी निकले। कुछ का क्या होता है कि 100 रुपये कट जाते हैं अकाउंट से, लेकिन पेमेंट है वो डिक्लाइन दिखा देता है। तो इसका मतलब ये है फॉर्म तो भरा गया, पेमेंट कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्लिप निकली है ना उसमें ही प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाना मत उस चीज़ में, वो एरर होती है। आपको क्या करना है, जब आप ऑफलाइन डीवी करवाने जाओ ना, तब एक बार रीप्रिंट कर लेना उसको पूरे को, तब आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना इस चीज़ के बारे में। सब्सक्राइब कर लेना, बोलते बोलते आवाज़ ही भारी हो गई। सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और एक चीज़ और, सेकंड ग्रेड के थोड़े से नोट्स चाहिए तो ले लेना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने ऐप बनवाया है आप लोगों के लिए। तो जय हिंद जय भारत।